आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा हिस्टामिन के ऊपर पार्ट 3 वीडियो। और हमने हिस्टामिन के बारे में जितना भी पढ़ना था वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुका है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके अपोजिट, मतलब उस क्योंकि हिस्टामिन हमारे लिए अच्छा नहीं था तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज H1 एंटी हिस्टामिनिक या H1 एंटागोनिस्ट। मतलब ये ना कि बढ़ाएंगे और ना ही कम करेंगे, ये एंटागोनिस्ट है, मतलब उसके जो भी एक्शन है उनको ब्लॉक कर देंगे। एंटागोनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि कम करेंगे हिस्टामिन के लेवल को, वो ओनली रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो हिस्टामिन आके बाइंड ही नहीं होगा और उसका एक्शन ही शो नहीं होगा हमारी बॉडी में। और इनको हम कन्वेंशनल एंटी हिस्टामिनिक भी बोलते हैं। अभी हम H1 एंटी हिस्टामिनिक पढ़ रहे हैं बेटा, H1 एंटी हिस्टामिनिक। तो इनको दो जेनरेशन में बांटा गया है, एक फर्स्ट जेनरेशन एंटी हिस्टामिनिक एंड एक सेकेंड जेनरेशन एंटी हिस्टामिनिक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितने भी हमारे फर्स्ट जेनरेशन एंटी हिस्टामिनिक है वो सब क्या कोज करते थे? हाईली सीडेशन कोज करते थे, हाईली सीडेशन कोज करते थे। क्योंकि क्या होते थे, ये इनका कहीं ना कहीं इनमें कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी होती थी क्योंकि जो कि लिपिड सोल्युबिलिटी। तो ये क्या करते थे, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते थे और सीडेशन और साइकोमोटर इम्पेयरमेंट कोज करते थे। इसलिए इनको जितनी जितनी ये सीडेटिव नेचर की ड्रग हैं इन सबको फर्स्ट जेनरेशन में रखा गया है और इनको भी फर्दर 3 सब क्लासेस में बांटा गया है। जो सबसे ज़्यादा सीडेशन कोज करती है उनको हमने रखा है हाईली सीडेटिव कैटेगरी में, और जिनका थोड़ा कम है तो उनको हमने रखा है बीच में मॉडरेटरी सीडेटिव, एंड जिनका बहुत कम है उनको हमने रखा है माइल्ड सीडेटिव। तो अच्छे से याद रखना है, इनको बेस्ड ऑन सीडेटिव नेचर पर क्लासीफाई किया गया है फर्स्ट जेनरेशन एंटीहिस्टामिनिक को। और यहाँ से मेडिसिनल केमिस्ट्री में ऐसा कुछ भी मत लिखना क्योंकि वहाँ पे ये वाला क्लासिफिकेशन नहीं चलता, वहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन चलता है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आपको ड्रग के स्ट्रक्चर रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप जाके देखो और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक को डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन H1 एंटी हिस्टामिनिक। हम H1 एंटी हिस्टामिनिक की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं हाईली सीडेटिव में हमको एक ट्रिक याद रखना है। हमको पूरे फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक की ओनली एक ट्रिक याद रखना है बस। क्या याद रखना है कि DDHP वालों ने CM के यहाँ क्या मंगवाया? PC। DDHP वालों ने CM के यहाँ क्या मंगवाया? PC। ठीक है, इतना आप याद रख लो, आपको H1 एंटीहिस्टामिनिक की साइड ड्रग याद हो जाएगी। तो DDHP का मतलब क्या है? D से डाइफेनहाइड्रामाइन। डाइफेन मतलब कहीं ना कहीं ये केमिकल नेम के ऊपर इनके स्ट्रक्चर बने, तो डाइफेन मतलब वहाँ पे 2 फिनाइल लगी होगी, ऐसा हुआ होगा। या डाइमेन मतलब 2 फिनाइल लगी होगी और एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा। तो यहाँ पे हम फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे हम मेडिकेम नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो DDHP से डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइमेन हाइड्रिनेट, H से होता है हाइड्रोक्सीजीन। इससे आपको रिलेट करके क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये हमारा फर्स्ट जेनरेशन में रखा गया है। और एक इसी का मेटाबोलाइट होता है सिट्रीजीन, जो कि सेकंड जेनरेशन में रखा गया है, तो इसी का मेटाबोलाइट होता है सिट्रीजीन। और लास्ट में हमारा प्रोमिथाजिन। तो ये सारी हो गई हाईली सीडेटिव कोज करने वाली ड्रग, जिनको हमने सिंपल सी ट्रिक में रखा है DDHP डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइमेनहाइड्रिनेट, हाइड्रोक्सीजीन, प्रोमिथाजिन। मॉडरेटरी सीडेटिव में हमको याद रखना है फिर DDHP वालों ने CM के यहाँ क्या मंगवाया? PC। तो PC से क्या हो जाएगा? P से फेनिरामिन। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, प्रोमिथाजिन है और फेनिरामिन है, जो कि आपको कहीं भी थोड़ी बहुत खुंजली वगैरह चलती है और आप मार्केट में जाके कौन सी ड्रग लाते हो? एविल। तो उस एविल में जो ड्रग होता है हमारा वो फेनिरामिन ही होता है। और नेक्स्ट है PC। P से फेनिरामिन एंड C से सिप्रोहेप्टिडिन या सिप्रोहेप्टाडिन, एंड फिर बाद में हमारा CM से, तो C से सिनाराजिन और M से मैक्लिजिन। और लास्ट है हमारा माइल्ड सीडेटिव। तो फेनिरामिन से ही हमको 2 ड्रग बनाना है, क्लोरफेनिरामिन, आगे क्लोर लगा देंगे तो क्लोरफेनिरामिन, और डेक्स क्लोर मतलब डेस्ट्रोफॉर्म है तो डेस क्लोरफेनिरामिन। और लास्ट में दो ड्रग आप वैसे भी याद रख ही सकते हो, क्लेमेस्टिन एंड ट्राइप्रोलिडिन। ये ट्राइप्रोलिडिन हमको मेडिसिनल केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे हमको इसकी सिंथेसिस वगैरह भी पढ़ना होती है। यहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, तो ये अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और इनके डीप में स्टडी भी करेंगे। तो ये हमारे हो गए फर्स्ट जेनरेशन। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि फर्स्ट जेनरेशन क्या कोर्स करते हैं,
ये हाईली सिडेटिव नेचर के होते हैं, इसीलिए इनको इस कैटेगरी में रखा गया है या को रखते हुए इनको क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक क्रॉस BBB ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। क्यों? क्योंकि इनमें लिपिड सोल्युबिलिटी होती है, जिनमें लिपिड सोल्युबिलिटी होती है वही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। अच्छे से याद रखो। और ये क्रॉस करके क्या काम करते हैं? दो काम करते हैं। एक तो सीडेशन क्रॉस करते हैं, मतलब आपने कोई भी H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग खाई होगी, आप याद रखना जब भी ये गोली खाओगे एविल की तो आपको कहीं ना कहीं नींद जरूर आएगी बेटा, ठीक है। तो कभी भी एविल गोली खा के कहीं पे भी नहीं जाना है, ज़्यादा हमको ड्राइविंग वगैरह भी नहीं करना है इस गोली को लेके, ठीक है, क्योंकि साइकोमोटर इम्पेयरमेंट कोज करता है, ठीक है। और आल्सो हैव, इसमें आल्सो हैव एंटी कोलिनर्जिक एक्शन, मतलब इसमें कहीं ना कहीं एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी भी होती है, मतलब ये मस्करेनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है। जैसे कि अगर ये मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, हमारा ड्राई माउथ होगा ज़्यादा, ठीक है, और यूरिनरी रिटेंशन बढ़ जाएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन सी ड्रग करवाती है, तो बेटा जो फर्स्ट कैटेगरी में हमारी हाईली सिडेटिव ड्रग ही ये सारा काम कराएगी, तो प्रोमिथाजिन, डाइफेनहाइड्रामाइन, और एक मॉडेटरी ड्रग भी है जिसका नाम है फेनिरामिन। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक की। तो सेकंड जनरेशन हमने फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक करते तो हैं सिडेशन, पर फर्स्ट की अपेक्षा में या फर्स्ट के रिलेटिव बहुत कम करते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोलते, पर हाँ थ्योरेटिकली ये नहीं करते हैं, पर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कभी भी सिट्रोजिन की टेबलेट लेके देखना, ये आपको कहीं ना कहीं झपक जरूर आएगी एक दो, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन में से टरफेनाडिन एंड एस्टीमाजोल या एस्टीमिजोल दोनों ड्रग को क्या कर दिया गया है, बैंड कर दिया गया है, क्योंकि ये क्या करते थे, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया PVT जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी को बोला जाता है टोर्सा डी पॉइंट। टोर्सा डी पॉइंट इज ए टाइप ऑफ क्या, इट इज ए टाइप ऑफ एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, याद करो। मैं आपको अभी इस वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, तब तक याद करो। मतलब ये क्या कॉज करता है, टोर्सा डी पॉइंट, ठीक है। और अभी हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं, तो टरफेनाडिन का ही एक एक्टिव मेटाबोलाइट है, पर ये बैंड नहीं है, ठीक है। इसको उन्होंने कुछ चेंज किया है क्योंकि ये टोर्सा डी पॉइंट कॉज करता था, ठीक है। तो इसी का मेटाबोलाइट है फेक्सोफेनाडिन, तो इससे आप ये याद रख लो। और सिट्रीजिन किसका मेटाबोलाइट था, हाइड्रोक्सीजिन, जो कि फर्स्ट जनरेशन में हमने पढ़ा था। हाइड्रोक्सीजिन का ही मेटाबोलाइट है क्या, सिट्रीजिन। तो सिट्रीजिन का एक लीवो फॉर्म होता है, या R- को ही बोलते हैं क्या, लीवो फॉर्म, ठीक है। और अगर प्लस होता, R+ होता तो क्या होता, वो डेस्ट्रो होता, और यहाँ पे क्या लीवो, तो R- फॉर्म, तो लीवो सिट्रीजिन। आप सिट्रीजिन से ही लीवो सिट्रीजिन को भी याद रख सकते हैं। और फिर आता है लोराटिडिन, इसमें इसका डेस्ट्रो फॉर्म होता है क्या, डेसलोराटिडिन। एंड नेक्स्ट इज एजेलास्टिन से ही आप याद रख सकते हैं मीजोलास्टिन, और मीजोलास्टिन से ही याद रख सकते हैं आप इबास्टिन। तो इन तीन देखो, सिट्रीजिन, लीवोसिट्रीजिन आप याद रख लेना, लोराटिडिन, डेसलोराटिडिन याद रख लेना, एजेलास्टिन, मीजोलास्टिन याद रख लेना, और इसी से आप याद रख सकते हो इबास्टिन, और लास्ट में हमारी एक ड्रग बची है रूपाटिडिन। तो कहीं ना कहीं आपको जीपेट में एक दो क्वेश्चन तो आपके यहीं से फंस जाएंगे, आप इनको अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो हम सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक की बात करते हैं, इनको शॉर्ट में SGAS भी बोला जाता है, सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक, ठीक है। तो ये कब आए हमारे मार्केट में, 1980 के बाद आए, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ CNS डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी, मतलब इनमें क्या है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, तो इनमें क्या है, CNS को डिप्रेस करने वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है, एब्सेंस है। और हायर H1 सिलेक्टिविटी और नो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, मतलब ये इनकी सिलेक्टिविटी H1 रिसेप्टर के ऊपर इनकी सिलेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ये जाके सीधा बाइंड कर जाएंगे और अच्छा एक्शन शो करेंगे। और ये मस्करेनिक रिसेप्टर को एंटागोनाइज नहीं करते, इसलिए इनमें एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी नहीं होता है। और एडिशनल एंटी एलर्जिक एक्शन लाइक इनमें और भी, हाँ एक और अच्छी बात पाई गई कि इनमें और भी एंटी एलर्जिक एक्शन पाए गए, जैसे कि ये क्या करते हैं, हमारे इनिबिट लेट फेज एलर्जिक रिएक्शन बाय एक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन्स और बाय एंटीप्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, मतलब ल्यूकोट्राइन और एंटीप्लेटलेट
एंटी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के द्वारा अगर कोई एलर्जी कोज कर रही होगी तो ये उसको भी इनहिबिट करेंगे। या आप इस पॉइंट को अच्छे से देख लेना, ये केडीटी में दिया था तो मैंने इसको भी मेंशन कर लिया। और सिट्रीजिन का ही मैंने बताया था अभी आपको कि सिट्रीजिन किसका मेटाबोलाइट है, हाइड्रोक्सीजिन का। और अगर लीवो फॉर्म मतलब कैसा, R माइनस, मतलब क्या, इट इज इनांशियोमर ऑफ सिट्रीजिन। तो इसका क्या नाम हो गया, लिवोसिट्रीजिन। मतलब लिवोसिट्रीजिन क्या है, R माइनस इनांशियोमर ऑफ सिट्रीजिन, ठीक है, या R लिवो इनांशियोमर ऑफ सिट्रीजिन। तो ये क्या है, सिट्रीजिन से अच्छा है, इसकी बेस्ट पोटेंसी है और सीडेटिव कम है। वैसे तो सीडेटिव सारे ही कम है हमारे। और लोराटिडिन की अगर बात करें तो ये फास्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और अच्छी सिलेक्टिव H1 एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है इसमें। अगर आपसे कहीं भी पूछ ले कि आपके सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक में सबसे लॉन्ग एक्टिंग और फास्ट एक्टिंग ड्रग कौन सा है, तो वो है लोराटिडिन। इसकी हाफ लाइफ होती है 17 घंटे, ठीक है। तो ये लॉन्ग एक्टिंग और सिलेक्टिव H1 एंटागोनिस्ट है और फास्ट एक्टिंग भी है, और इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 17 घंटे। और गुड इफिकेसी इन अर्टिकारिया एंड एटोपिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। ये इन दोनों चीज़ों में भी इनकी अच्छी एफिकेसी पाई गई है। और एजेलास्टिन इसको नज़ल रूट से दिया जाता है, मतलब इसको नेजल स्प्रे के फॉर्म में कहीं ना कहीं इसका डोजेस फॉर्म कैसे बनाया गया है, अगर नज़ल रूट से लेना है तो स्प्रे फॉर्म में, ठीक है। और नेक्स्ट इज रूपाटिडिन। तो रूपाटिडिन एंटीहिस्टामिनिक प्लस पोटेंट प्लेटलेटिंग एक्टिवेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है रूपाटिडिन में। जीपेट में कहीं से भी क्वेश्चन फंस जाएंगे, मैंने इतना बताया, इतने में से ही पक्का फंसेगा। आप तो बस अच्छे से पढ़ो और याद रखो और अच्छे से पढ़ाई करते जाओ। और नेक्स्ट है हमारा टर्फेनाडिन एंड एस्टिमाजोल। मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों क्या कॉज करते हैं, पीवीटी, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया। मतलब क्या, टोर्सा डी पॉइंट मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, और मैंने जैसा वादा किया था मैं बता रहा हूँ लास्ट में। मतलब ये क्या करेंगे, क्यूटी इंटरवल को बढ़ाएंगे और ये क्या कॉज करेंगे, अरेदमिया। मैंने आपको बताया था कि टोर्सा डी पॉइंट इज ए टाइप ऑफ अरेदमिया, क्योंकि क्यूटी इंटरवल को बढ़ाते हैं। तो जब भी हम कार्डियोवैस्कुलर ड्रग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम कुछ 7-8 ड्रग दी गई है जो कि टोर्सा डी पॉइंट कोज करते हैं। तो मैं आपको सारी या एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भी एक जीपेट में क्वेश्चन फंसी जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है पूरा H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। और आपको अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक और साइड इफेक्ट के बारे में बात करना है तो देखो, साइड इफेक्ट से बचने के लिए ही जितने भी सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक है उनको बनाया गया है, या ये बने हैं, इनमें ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और साइड इफेक्ट अगर आपसे कहीं पूछ ले तो आपको बता ही देना है कि H1 एंटीहिस्टामिनिक की जो फर्स्ट जनरेशन है वो लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है उनमें, तो इसलिए वो ब्लड ब्रेन बैरियर को कॉज करते हैं। और जिससे क्या होता है, एक तो सीडेशन कॉज होता है और एक साइकोमोटर इम्पेयरमेंट कॉज करते हैं, ठीक है। और अगर इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। मैंने केडीटी के कुछ पन्नों की फोटोकॉपी करा के रखी है। ये बेटा न्यू वाली केडीटी जो कि आपका नया अभी जो नया छपा हुआ है ये उसकी फ़ोटोकॉपी है, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ा कोरोना काल चल रहा है तो इसी से हमको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसी से मैं बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके फार्माकोकाइनेटिक। तो H1 एंटीहिस्टामिनिक को हम क्या बोलते थे, कन्वेंशनल H1 एंटीहिस्टामिनिक भी बोलते हैं। तो ये वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम ओरल एंड पेरेंटल रूट। अगर आप इनको ओरल और पेरेंटल रूट से दोगे तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और इनके जो भी मेटाबोलाइट होते हैं वो लीवर एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है, वो लीवर में से या यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं या एक्सक्रीटेड हो जाते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी एंड इंटर ब्रेन, कहीं ना कहीं, क्योंकि इनमें क्या होता था, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते थे तो ये कहीं ना कहीं ब्रेन में पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। और इनके अगर ड्यूरेशन और एक्शन की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ एजेंट क्या है, इनका ड्यूरेशन ऑप्शन सिर्फ 4 से 6 घंटे रहता है। और अगर बात करें दूसरी ड्रग एक्सेप्ट मैक्लिजिन, क्लोरफेनिरामिन, मीजोलास्टिन, लोराटिडिन, सिट्रीजिन एंड फेक्सोफेनाडिन, इनकी कम से कम ये एक्ट करते हैं 12 से 24 घंटे तक, ठीक है। और साइड इफेक्ट की बात करें तो मैंने आपको बताई दी है, इसमें पूरा अभी वही दिया गया है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। थैंक यू।